देखेंगे, हमने कहा कि लाइट वहां से यहां तक अगर लाइट चल के आ रही है और एक बाल्टी पानी रख दो, आपको पता लगेगा कि एक बाल्टी पानी थोड़ी देर में गर्म हो गया। गर्म हो जाना क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, हीट आ जाना, और हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। अगर लाइट पानी पे नहीं आता, वो पानी गर्म नहीं होता, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा होता गर्म नहीं होता। मतलब वो लाइट जब आती है तो वो हीट लेकर आ रही है, हीट लेकर आ रही मतलब वो एनर्जी लेकर आ रही है। तो लाइट एक्चुअली है क्या? एनर्जी है। लाइट एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन सिर्फ एनर्जी के ही लिए नहीं पढ़ते, लाइट के और कैरेक्टरिस्टिक आ रहे थे। आप हमको देख पा रहे हैं या हम आपको देख पा रहे हैं, आप इस बोर्ड को देख पा रहे हो, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका? लाइट का है। और लाइट यहां से निकल के आपकी आंखों पे जा रही है और एक पिक्चर बना रही है, इमेज बना रही है, उसको आप सीन कर रहे हो, ब्रेन सेंस कर रहा है। ह्यूमन आई से कार्निया के पीछे एक पिक्चर बना उल्टा, उसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ब्रेन को गया और ब्रेन ने एक सेंसेशन कर लिया, जिस टाइप का इमेज देखा हमने। तो टोटल लाइट के लिए अगर हम बात करेंगे तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को जब हम उस एक बाल्टी के पानी में हमने देखा एक्सपेरिमेंटल, हमने देखा उस बाल्टी के पानी से कुछ लाइट्स अगर यहां रख देते तो छत पे भी वापस जाने लगी थी। लाइट आ रही थी और वापस भी जा रही थी। तो जो लाइट आकर वापस जा रही थी, हमने कहा ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लाइट का, कि लाइट के पास बाउंसिंग बैक कैरेक्टरिस्टिक होता है। लाइट अगर किसी स्मूथ सरफेस पे, जो नॉट एब्जॉर्बिंग सरफेस है, जो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर लेती, उस पर अगर लाइट ये पड़ती है तो ये लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो जा रही है। दूसरी चीज, उसी बाल्टी के पानी में हमने देखा कि अगर वो लाइट ऐसे जा रही है और उस बाल्टी के पानी में कोई रॉड पड़ी है सीधी, तो मुझे सीधी नहीं दिखती, ऐसे टेढ़ी दिखती है। और उस लाइट को जाते जाते हमने मुड़ते हुए देखा, हमने देखा यहां हवा था और बाल्टी में पानी था, तो लाइट जब हवा से पानी में गया तो भी एक कैरेक्टरिस्टिक शो किया, वो कैरेक्टरिस्टिक था रिफ्रैक्शन। लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने में लाइट मुड़ जाती है, लाइट की स्पीड कम हो जाती है। जो स्पीड मुझे यहां मिल रही है वो मुझे किसी ग्लास में नहीं मिलेगा। वो पानी में अगर लाइट चल रहा है तो उतने स्पीड से लाइट नहीं चलेगी। ये दो कैरेक्टरिस्टिक लाइट का, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, आप क्लास 10th में पढ़ते हो। बाकी लाइट के और प्रॉपर्टीज थी। लाइट पोलराइज्ड होती है, पोलराइजेशन शो कर रहा है, डिफ्रैक्शन शो कर रहा है। डिफ्रैक्शन क्या है? अभी एक पतली सी स्लिट पर इधर लाइट जलाइए, उधर देखिए ऐसे पैटर्न बनने लगता है लाइट का। ये तमाम लाइट के जो फिनोमेना है, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये हम लोग 12th तक जाते जाते लगभग डेली लाइफ के में आने वाली चीजों को पढ़ लेते हैं। आपके क्लास में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, यहीं से शायद एनसीईआरटी का स्टार्टअप है। लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक में रिफ्लेक्शन, दूसरे में रिफ्रैक्शन। लेकिन इस लाइट को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमको आनी चाहिए, लाइट के सेंस में आनी चाहिए। आगे आ जाओ, दोनों आगे आ जाओ, उसको वहीं छोड़ दे। लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है और उसके लिए कुछ बेसिक चीजें पढ़नी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और लाइट के टर्म में, जैसे अभी एक शब्द आता है ऑब्जेक्ट, सब ऑब्जेक्ट से परिचित है, लेकिन लाइट के सेंस में ऑब्जेक्ट कौन है? सारी चीजें लाइट हैं, सारी चीजें ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन लाइट के सेंस में हम किसे ऑब्जेक्ट अभी बोलेंगे, ये अभी दूसरे तरीके से एक्सप्लेन होगा कि उस भाषा में आपको लाइट का ऑब्जेक्ट समझ में आना चाहिए। ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। उसके लिए सबसे पहला काम करते हैं, देखिए नेचर ऑफ लाइट में, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी।
फिर उसके बाद नेचर ऑफ लाइट की जब बात करते हैं तो लाइट किसी सोर्स से निकल के एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। क्योंकि अगर एक लाइट ऐसे जा रही है और टेढ़े मेढ़े पाइप में ऐसे लाइट को जलाइए तो देखिए वो लाइट इधर निकलता नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रेट जाना चाहता है, वो स्ट्रेट जाना चाहता है। जो चीजें इसमें मिलेंगी पहले इसको नोट कर लेते हैं तब इसका आते हैं। लिखिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी अच्छा, जैसे जैसे बोर्ड आ रहा है वैसे वैसे अनसिंसियर होते जा रहे हो तुम लोग। अभी पता नहीं है जब इस बार 10th में कितना रो के निकले हैं मैथ के बाद। हाँ, एनर्जी खत्म हो जाए भाई। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी वर्ल्ड अराउंड अस। It travels in the form of electromagnetic wave. क्लास 9th में हमने इसको पढ़ाया हुआ था। कितने को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? पलक खड़े हो तो। जब वेव्स पढ़ा रहे थे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया था। ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे तुमसे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। अगर जो लड़का नाम लेके पूछ रहा हो कह रहा है ट्रांसवर्स वेव, काम खराब कर दिया। अच्छा, लाइट में किसका किसका वाइब्रेशन होता है? क्योंकि वेव्स तभी बनती हैं जब वाइब्रेशन होता है। किसका किसका वाइब्रेशन होता है लाइट में? पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। अब तो हमें थप्पड़ मारा तो तीनों जने चारों जने जही हम आया वाइब्रेट कर गए, बता देते ही। आज के बाद अगर लाख की सीरियस ना है पढ़ाई के प्रति तो बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड। लाइट जब आती है सन से निकल के या कहीं भी किसी भी सोर्स से, उसमें वेरिएशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा और फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर बन जाता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे बनेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से। तो 10th में ये चीजें बहुत कम है, बेसिक है उनके लिए। बस इतना जानते रहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थोड़ा सा, कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से बनती हैं। अगली चीज देखिए, जो नेचर होता है लाइट का वो स्ट्रेट लाइन चलने का होता है। स्ट्रेट लाइन चलने का होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब अपर क्लास में आएंगे तो अभी वेव का 2 पार्ट पढ़ेंगे, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। तो अब जब अगर कोई सवाल कर दे कि ये हमारा कमरा था ये, और इस कमरे में यहां मेज लगा के पढ़ रहे थे आशीष, आशीष ध्यान दे दे, ए मटुआ। उसके बाद ये खिड़की थी, यहां से लाइट आए, सोचिए यहां से लाइट ऐसे आती है ऐसे, और सीधे स्ट्रेट आती है जाके टकरा जाती है। जो लाइट यहां टकरा रही है 90 से टकरा रही है, उसको तो सीधे बाउंस बैक हो जाना चाहिए था, बाहर निकलना चाहिए था। लेकिन ये लाइट बाहर निकलने के साथ साथ इसके पास भी कुछ उजाला आ जाता है लाइट का। अभी हम वो सब कुछ बंद कर दो, इधर कोने में बैठ जाओ, दरवाजा ये खोल दो, लाइट ऐसे आएगी तो कुछ ना कुछ तो लाइट तुम्हारे पास आएगी। वो कैसे आ रही है? अगर लाइट स्ट्रेट लाइन ही चलती है
इसको तो वापस निकल जाना चाहिए था। तो अभी आप जब वेव नेचर पढ़ेंगे इसका, इसी की तो लड़ाई चल रही थी, यहीं से शुरुआत हुआ। न्यूटन का बता के चले गए कि लाइट पार्टिकल नेचर है, फिर सारे साइंटिस्ट पगलाए कि अरे तुम मैकेनिक्स पढ़ाते हो, मैकेनिक्स से पढ़ाओ, तुम्हें मैकेनिक्स का नॉलेज है, ठीक है। उनकी थ्योरी फेलियर में आ गई। यहां से शुरू होता है कि जो बंदा यहां बैठा होगा उसके पास लाइट कैसे आएगी। तो पता लगा लास्ट में जब प्रूफ हुआ, ये लाइट वेव के फॉर्म में चलती, वेव फ्रंट्स बनाते हैं, और ये लाइट स्ट्रेट जो हम लोग कंसीडर करते हैं वो ऐसे ऐसे वेव बना के जा रही थी। जैसे इसमें लाइट टकराई ऐसे वेव बन गई, ऐसे बड़े बड़े वेव्स ऐसा। अब ये वेव्स यहां तक सबसे ज्यादा इंटेंसिटी यहां होती है, हल्के हल्के ऐसे मुड़े हुए हैं। और जब वेव फ्रंट बन जाते हैं तो जब ऐसे मान लीजिए वेव ऐसे बन गए, सभी वेव्स ऐसे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, लाइट के पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए सभी सेंट्रल लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दिया जाता है, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, और हम कहते हैं कि लाइट इज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। मतलब ऑब्जर्वेशन में रियल में लाइट वेव्स बना के चल रही है, ऐसे फैलते, जैसे पत्थर गिराओ पानी में तो ऐसे फैलता है ना, ऐसे लाइट भी चलती है। तभी तो यहाँ लाइट आ रही है, नहीं तो उसको तो वापस चले जाना चाहिए था। तो जो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है कि लाइट स्ट्रेट लाइन चलती है, वो वेव फ्रंट से जोड़ के समझिएगा कि वेव फ्रंट्स के लाइंस को ज्वाइन कर देते हैं, उसको स्ट्रेट लाइन कहा जा रहा है। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद देखिए, इसमें हम लोगों ने कहा इसके फेनोमेना, कौन से फेनोमेना एवरीडे लाइफ में देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। इसको डायरेक्टली शुरू करने से पहले इसके सारे पॉइंट्स पहले क्लियर करेंगे ऑप्टिक्स की भाषा में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिक्स में हम किन चीजों को किस नाम से जानेंगे। आइए, हो गया, ये हो गया है ना। देखिए इसके बाद आइए, अब रुक जाए, आप आ जाइए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। कैरेक्टरिस्टिक मतलब पहचानते कैसे हैं लाइट है। तो सबसे बड़ी पहचान लाइट की क्या होती है, उसकी स्पीड। आप यहां बल्ब ग्लो करिए और वहां चमक आ गई, इसका मतलब यहां से लाइट निकल के यहां चली गई। सन से अर्थ, सन से लाइट आती है, तो सन से लाइट आने में कितना समय लगता है ये चीज हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको स्पीड ऑफ लाइट पता चल चुकी है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। कहां पे, वैक्यूम में। एयर में 2.99, इसलिए एयर का भी क्या ले लेते हैं, 3 ही ले लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2.99 और 3 एक ही चीजें हैं। लेकिन यही लाइट अगर ग्लास और वाटर में जाती है तो 3 के नीचे आ जाती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल बिना एक्सपेरिमेंट के बता दिए थे। कैसे, उन्होंने बता दिया था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन सबकी स्पीड होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अभी तक हाईएस्ट स्पीड यही है, इससे भी तेज कुछ चल सकता है, चल सकता है इससे भी तेज नहीं। दूसरी एक कैरेक्टरिस्टिक ये समझ में आया कि लाइट का जो स्पीड होता है वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए, क्या लाइट को ट्रेवल होने में, अभी हम लोग कमरे में हैं, ये कांच है, बाहर लाइट जला दिया जाए, अंदर लाइट आएगी कि नहीं आएगी, अंदर लाइट आएगी। क्या लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत है? अगर यहां वैक्यूम हो जाए, हवा भी हट जाए यहां से, तो क्या लाइट मेरे पास तक आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो लाइट को ट्रेवल होने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जबकि हम पिछली क्लास में साउंड के लिए पढ़े थे, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है।
हाँ, ये मीडियम हो या ना हो, ये लाइट जलेगी, और यहां बीच में कोई भी मीडियम नहीं है तो यहाँ पे लाइट आएगी। बल्कि जब मीडियम ज्यादा डेंसर हो जाता है, ऑप्टिकल मीडियम ज्यादा डेंसर हो जाता है, तो लाइट की स्पीड घटने लगती है। दूसरी चीज इसमें देखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट दूसरी मिलती है, सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट एयर में मिल रही है, एयर एक मीडियम है। और अगर हम एयर से ग्लास में आ जाते हैं, एयर से ग्लास में आ जाते हैं तो लाइट की स्पीड 2.5 के अप्रोक्सीमेटली हो जाती है। ग्लास भी कई टाइप के होते हैं, पूरी तरीके से जो ट्रेवलिंग करा दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ये दो चीजें आपने सुना। आप कभी गए हैं वहां पे, अच्छे शॉपिंग मॉल में जाइए जो पूरे कांच के बने होते हैं पूरी तरीके से, और सफाई खूब होती है, अगर उसका हैंडल ना दिखे तो आप भिड़ जाओ, अगर उसका हैंडल ना दिखे तो आप भिड़ जाओ, इतना क्लियर होता है। मतलब लाइट के स्पीड को घटाता ही नहीं, बहुत कम रिफ्रैक्शन करता है। और हम लोग अपना कांच लगा के रखें, ऐसा भी कांच होता है जो थोड़ा लो क्वालिटी का होता है, वो कांच बीच में दिखता रहता है, मतलब वहां से लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है। और ऐसे भी कांच हैं, ऐसे भी ग्लासेस हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट बहुत कम करते हैं, पूरा का पूरा क्या करते हैं, ट्रांसमिट करा देते हैं। तो एक चीज ये जो देखा, जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट का जो स्पीड है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, बढ़ भी सकता है। ये एयर था, ये एयर था, ये स्पीड एयर से, ये लाइट एयर से इस ग्लास में आ गया ऐसे। अब इसमें जब आएगा ये पार तो करेगा, यहां स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन आप यहां की जब बात करेंगे तो यहां स्पीड हो गई 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका। मतलब लाइट की जो स्पीड है ग्लास में डिफरेंट हो गई और एयर में डिफरेंट थी। मतलब लाइट एक सर्टेन स्पीड से, एक फिक्स स्पीड से नहीं चलती, मीडियम बदलेगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी बदलेगा। ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयर की बात अभी आगे हम करेंगे कि व्हाट इज द ऑप्टिकली डेंसर। एक होता डेंसिटी, पढ़े आप, ईट की डेंसिटी है, कांच की भी डेंसिटी है, ईट बहुत डेंसर है, उससे भी ज्यादा डेंसर कांच है। अगर आप डेंसिटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा डेंसिटी कांच की होती है। अगर 1 केजी इस ईट को हम वेट कर लें और 1 केजी हमारे पास कांच आ जाए तो कम वॉल्यूम में ही कांच 1 केजी हो जाता है। इसका मतलब कांच की डेंसिटी क्या होती है, मटेरियल डेंसिटी, मटेरियली डेंसिटी वो ज्यादा होती है। लेकिन ऑप्टिकली ये डेंसर नहीं होता। ऑप्टिकली डेंसर का मतलब ये होता है जिसमें लाइट ज्यादा फास्ट जाती है, वो ऑप्टिकली रेयर बोला जाता है, और जिसमें लाइट स्लो होती है वो ऑप्टिकली डेंसर बोला जाता है। ये बात समझ में आई? तो लाइट की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद आता है a light travels from one point to another in the straight line are known as rectilinear. rectilinear propagation of light का समझिए, rectilinear आप समझ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, ऐसे नहीं, लाइट कभी यहां से चल के ऐसे नहीं ट्रेवल करेगी कि लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी। लाइट अपनी एनर्जी को प्रोपागेट करेगी, आगे बढ़ाएगी किसमें, स्ट्रेट लाइन में। रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर का मतलब लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, एक डायमेंशन में जाएगा। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलेंगे, वो कभी ऐसे नहीं जा सकता। अगर हमारे पास ये पाइप होता ऐसे और हम कहते कि ठीक है एक लेजर लाइट इसमें हिट कर रहे हैं और वो लेजर लाइट की जो लाइट है वो ऐसे निकल जाएगी, ऐसे, ये कभी नहीं हो सकता। कुछ के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा ऑप्टिकल फाइबर वाला,
वो लोग इतना छोटा सा लेजर लिए रहते हैं और वहां जहां से लगाते हैं पतला सा तार होता है ऑप्टिकल फाइबर, वहां से लाइट ऐसे जलाते हैं और यहाँ निकलते दिखाई देती है चाहे जितना मुड़ा हो। वो स्ट्रेट लाइन नहीं, उसमें एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, आप 10th में ही पढ़ेंगे, TIR पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। उसमें किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, देखिए ये लाइट ऐसे जाएगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, ऐसे टकराते टकराते ऐसे निकल जाएगी। जैसे आपको हमने पढ़ाया था 9th में, स्टेथोस्कोप लाए थे जो, जब हम बोलते हैं तो ऐसे लाइट मुड़ते 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 आके बाहर निकलती है, साउंड ऐसे बाहर आके निकलता है। ये होता है TIR का फिनोमेना। TIR इसी क्लास में है, उसको चर्चा होगी जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन इट फॉल्स ऑन द पॉलिश सरफेस। ये लाइट का कैरेक्टरिस्टिक है कि लाइट अगर किसी पॉलिश वाले सरफेस पे गिरी तो वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगला आपके सामने आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स सेम एट ऑल मीडियम। ये इस चीज का ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, आपने कहा लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वेव्स किससे बनेगी, वाइब्रेशन से बनेगी, और वाइब्रेशन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। और जहां भी वाइब्रेशन होता है, जहां भी वाइब्रेशन होता है, बताइए वहां फ्रीक्वेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो लाइट सेम मीडियम में कहा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स सेम एट ऑल मीडियम। अब इसको समझ लो कैसे, आपके पास टोटल जो लाइट के कलर होते हैं वो कितने, 7 होते हैं, और सभी कलर के लाइट को मिक्स कर दिया जाए तो व्हाइट बन जाता है। उस कॉम्बिनेशन की एक फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ये फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को समझिए। अगर हम ये कह रहे हैं, एक मिनट यार, बिचो हम कहां से आई गए, देखिए ये किसी भी पार्टिकल का वेव नेचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा जो लोग कभी नहीं पढ़े वेव वो समझ लें। यहां से ये चल के ऐसे जब आता है, इतने में इसने अपना एक सिंगल ऑसिलेशन पूरा कर लिया। ऐसे इस ऑसिलेशन को 1 सेकंड में कोई भी पार्टिकल जितना ऑसिलेशन कर लेता है वो उसका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। और एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो लेंथ बनती है उसको बोलते हैं वेव लेंथ। इसी को डिफाइन किया गया था कॉन्जिक्यूटिव टू क्रेस्ट, 2 क्रेस्ट और 2 टफ के बीच का लेंथ ही वेवलेंथ कहलाता है। लाइट में भी वाइब्रेशन हो रहा है, लाइट इज वाइब्रेशनल है, तो उसमें भी फ्रीक्वेंसी आएगी, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी मीडियम के बदलने पे नहीं बदलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। एक लाइट, ऐसा सवाल आ चुका है, एक लाइट एयर से वाटर में चली गई, चेंज द फ्रीक्वेंसी, चेंज द एम्पलीट्यूड, चेंज द वेवलेंथ, नन ऑफ दीज। क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, नहीं, कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगा, वेवलेंथ कम हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम में जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। दूसरी चीज, फ्रीक्वेंसी बदलने ना बदलने का एक कॉन्सेप्ट और समझिए। आपके पास 7 कलर होते हैं विद योर V से लेकर R तक, इसमें 7 कलर आ जाते हैं, वायलेट, इंडिगो, रेड। लेकिन जो कलर वायलेट वाला होता है, वायलेट का अपना अलग फ्रीक्वेंसी है, उसका अपना अलग वेवलेंथ है। फिर उसके बाद जो आपका ब्लू होता है, इंडिगो होता है, सभी 7 कलर का फ्रीक्वेंसी अलग होता है, सभी 7 कलर का वेवलेंथ अलग होता है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट का होता है, जो यहां होता है।
और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होता है? रेड का। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का। जिसका फ्रीक्वेंसी कम होता है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो रेड का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कम होता है, लेकिन रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है। डेंजरस सिग्नल के लिए लगाए जाते हैं ना रेड कलर। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है, उसकी विजिबिलिटी ज्यादा है। तो ये अलग अलग जो 7 कलर है हमारे, उन सब की फ्रीक्वेंसी अपनी अलग अलग है। लेकिन अगर रेड कलर उठा लें, रेड कलर ग्लिसरीन में गया, रेड कलर पानी में गया, रेड कलर ग्लास में गया, तो रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी सभी मीडियम में रहेगी, बदलेगी नहीं। येलो कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसी येलो कलर की फ्रीक्वेंसी हर एक मीडियम में रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। इस चीज का ध्यान रखना। तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी और वेवलेंथ चेंज हो जाते हैं। वेवलेंथ के लिए नो डाउट डरना नहीं है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट इसमें बेसिक डेफिनेशंस। अच्छा उसको लिख लिया था सबके लिए पीछे जो एक मिनट, अबे खोल जल्दी। लिख लो इसको। हाँ पीछे वाला नहीं लिखा है, लिख लो इसको। तबीयत सही हो गई ना? आज क्लास लेगा मैथ वाली? कहाँ कल मैथ में क्या क्या पढ़ाए थे कल? अच्छा कंपोजिट को प्राइम यही सब हुआ है। हाँ हो मिश्रा शुक्ला बहुत सुस्त है। हाँ हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता दें। सही बोल रहा है। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं अगर ऐसा है तो। लिख लिया इसको? कितना बज रहा? घड़ी मार रहा है आज। अच्छा 3:30 पे दूसरी क्लास चल रही है। खाओ प्रखर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ में आया कि नहीं? पढ़ाए रहेगा तो 9वीं में पढ़े थे ना? अच्छा 9th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे ना? इधर वाले बोले पढ़ाए थे ना? तू यूएसए वाली दीदी आए रही, पैसा कमाए करे है, कह रहा है मैं ऐसे वैसी जगह नहीं जाते हैं रिश्तेदारी में जहां हमारा खर्च हो, जहां पैसा मिलता वहीं जाते हैं। बुआ के यहाँ नहीं जाए क्योंकि जेब से चला जाएगा, इतना कंजूस है। मामा के यहाँ जाएगा, नाना के यहाँ जाएगा, लूट लूट के लेकर आता है, पूरा बिजनेस है इसका। ठीक चले, हो गया? हाँ आगे वही तो कह रहे, आगे कर दे हम। कल ही लिखिएगा इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लियर कर दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा ले भैया ले थोड़े से देखा, एक केमिकल कंपाउंड केमिस्ट्री वाला फिर मंगा होगा, पियोगे? सोडियम कार्बोनेट है, नहीं हाँ सोडियम कार्बोनेट है। हाँ जाने दो। कहो अगर कोनो दिन कोनो एक्सीडेंट हो गया, एसिड ओसिड ऐसे गिरे लागी है, ये तो सब खत्म हो जाए ना। एक मतलब एक साफ करी नीचे रखवाई सब।
हाँ, अरे यार चूहा काटे तो H2SO4 कंसंट्रेटेड रखा बाटे, ओके दतो खत्म हो जाए। चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ लो, फिर हम लोग मैथ शुरू करेंगे इन लोगों का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव का क्राइटेरिया पढ़ा था। वेव कितने टाइप के होते हैं? वेव हमने कहा वेव को दो टाइप में बांटा गया है, एक मैकेनिकल वेव, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक मीडियम के बेसिस पे, एक नॉन मीडियम के बेसिस पे। ऐसा वेव जिसको ट्रेवल होने में मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और जिसे मीडियम की जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। अब आपके सामने सवाल उठता है कि क्या आप इसी क्लास में ये फील्ड का नाम सुन के आए हो? क्योंकि 10th में फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम सुने हैं कहीं? उस समय हमने कहा था कि चार्ज का नाम सुना है? चार्ज प्लस है, ये माइनस है, प्लस वाला माइनस को अपनी तरफ खींच लेता है, ये एक एरिया बनाता है। कोई भी चार्ज अपना एक स्पेस बनाता है, एरिया रखता है, उस एरिया में कोई दूसरा चार्ज आता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको फील्ड बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन है, चार्ज्ड है, चार्ज्ड के एरिया में कोई आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और चार्ज की जगह मैग्नेट ले लें तो मैग्नेट में कोई आयरन आएगा या दूसरा मैग्नेट पीस आएगा तो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये बात समझा है? अब देखिए होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो थ्योरी है, आपने कभी अपने घर में बेल बजते हुए देखा? जो पहले वाले लगते थे, डिजिटल वाले नहीं, जो ट्रेन ट्रेन करत रहा, अच्छा मछली जैसी लगी होती है, घंटी जैसी बजती है ना, उसमें देखो एक कॉइल लगी होती थी। पिछली बार 10th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाया था और जल्दी में देखे होगे एक्सपेरिमेंट हम लोग किए थे, वायर वाला करंट दे रहे थे तो उसके चारों तरफ मैग्नेट बन जा रहा था, पिछले साल जब 10th में किए थे। तो जब भी किसी वायर में करंट जाता है, करंट, तो उसके चारों तरफ क्या बनने लगता है? मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। अगर हम उसी करंट को चेंज करते जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई उसके जस्ट परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ऐसे। और ये ऐसे परपेंडिकुलर शेप में, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, और ये एक कदम ऐसे आगे बढ़ जाएगा। फिर इस मैग्नेटिक फील्ड के बनने की वजह से ये तुरंत अपने आप में एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, फिर दूसरी मैग्नेटिक फील्ड बनी, फिर ये एक कदम आगे बढ़ गया। ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, और जो प्रोपगेशन होता है, जो एनर्जी ऐसे आगे बढ़ता है, वो भी परपेंडिकुलर होता है, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव्स होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, जिनका ऑसिलेशन, जिनका एनर्जी प्रोपगेशन हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। वेव्स ऐसे जा रही हैं, वेव एक होता है कि कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, आपने सुना होगा, जिस डायरेक्शन में वेव कंप्रेस रिफ्रैक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है, लेकिन यहां ऑसिलेशन ऐसे होगा और वेव ऐसे जाएगी, जिसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज आल्सो नोन एज, या कौन से टाइप का वेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है। और हम सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके घर में माइक्रोवेव, माइक्रोवेव नाम सुना है? हर घर में अब लगभग है। उसमें भी जो वेव बनती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, ये सारी चीजें हम लोग बेंच तब इतना ही कहा है, स्टूल ले ले पीछे वाले कमरे में से चाहे स्टूल ले ले। हाँ, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाइट चलने के लिए क्या करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अगली चीज देखिए क्या था? लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। अगर लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस पे गिरता है तो क्या कर जाता है?
रिफ्लेक्ट कर जाता है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी कभी भी लाइट की बदलती नहीं है। जब किसी भी मीडियम में लाइट चली जाए, लेकिन क्या चीज नहीं बदलेगा, उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा? बदल सकता है, वेवलेंथ बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। उसके बाद हमारे पास आया लाइट अंडरगोज द रिफ्रैक्शन व्हेन ट्रेवल फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब भी लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट रिफ्रैक्शन शो करेगी। ये फिनोमेना आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। मतलब लाइट का मुड़ जाना, लाइट का अपने पाथ से डेविएट हो जाना, मुड़ जाना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, इतनी चीजें कल देख लिए थे।